दोस्तों, 28 फरवरी 2026 की वो सुबह जब मिडिल ईस्ट से आई एक खबर ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। 36 सालों तक ईरान की सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर राज करने वाले सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का सफर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अमेरिका और इजराइल के एक बेहद सीक्रेट ऑपरेशन ने ईरान के सबसे ताकतवर इंसान के युग का अचानक अंत कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सस्पेंस इस स्ट्राइक का नहीं है। सबसे गहरा सवाल कुछ और ही है। खामेनेई जिस अभेद्य और हाई सिक्योरिटी कंपाउंड में थे, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, उसकी एकदम सटीक लोकेशन अमेरिका की CIA तक आखिर पहुंची कैसे? क्या ईरान की सत्ता के सबसे करीबी घेरे में ही कोई ऐसा इंसान छिपा बैठा था जिसने सारी जानकारी लीक कर दी? आखिर कौन है वो रहस्यमयी शख्स जिसने इतने बड़े लीडर के सीक्रेट ठिकाने का नक्शा रातों रात दुश्मनों के हाथ में सौंप दिया? क्या ये ईरान के अंदर ही किसी बहुत गहरी और पुरानी साजिश का हिस्सा है? आज के इस वीडियो में हम 2026 के इस सबसे बड़े और रहस्यमयी इंटेलिजेंस ऑपरेशन को पूरी तरह डिकोड करेंगे। हम उस रहस्यमयी शख्स और उस इनसाइड स्टोरी से पर्दा उठाएंगे जिसके एक इशारे ने पूरे मिडिल ईस्ट का इतिहास ही बदल कर रख दिया। तो दिल थाम कर बैठिए और इस मास्टरमाइंड साजिश को समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पूरी मास्टरमाइंड साजिश और उस रहस्यमयी शख्स तक पहुंचने से पहले हमें यह समझना होगा कि 86 साल के अली खामेनेई की सुरक्षा का चक्रव्यूह आखिर कितना खतरनाक और अभेद्य था। ईरान के सुप्रीम लीडर कोई आम राजनेता नहीं थे। पिछले 36 सालों से वो सिर्फ एक देश के नेता नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की सियासत को कंट्रोल करने वाले सबसे बड़े चेस मास्टर माने जाते थे। जब इंसान इतने ऊंचे मुकाम पर होता है और दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका और इजराइल उसके पीछे हों, तो उसकी सुरक्षा कैसी होगी? जरा इसकी कल्पना कीजिए। खामेनेई की सुरक्षा की जिम्मेदारी ईरान की सबसे खूंखार और एडवांस फोर्स अंसार उल महदी के पास थी। यह IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की वो एलीट यूनिट है जिसे सिर्फ और सिर्फ VIP सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जिस हाई सिक्योरिटी कंपाउंड में खामेनेई मौजूद थे, वो जमीन के ऊपर बना कोई आम महल नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह जमीन से कई मीटर नीचे बना एक ऐसा कंक्रीट का बंकर था जिसे किसी भी आम स्ट्राइक से नहीं भेदा जा सकता था। इस पूरे इलाके को जीरो सिग्नल जोन बनाकर रखा जाता था। इसका मतलब है कि खामेनेई के आसपास के कई किलोमीटर के दायरे में कोई भी स्मार्टफोन, कोई भी इंटरनेट डिवाइस, कोई भी ब्लूटूथ या स्मार्ट वॉच काम नहीं कर सकती थी। वहां सिर्फ और सिर्फ एनक्रिप्टेड लैंडलाइन फोन और मैन्युअल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता था। जरा सोचिए, अमेरिका के पास आसमान में सैटेलाइट्स का जाल बिछा हुआ है, लेकिन सैटेलाइट्स सिर्फ जमीन के ऊपर की हलचल देख सकते हैं, वो कंक्रीट के मोटे बंकरों के अंदर नहीं झांक सकते। CIA और मोसाद के पास दुनिया का सबसे एडवांस सिग्नल इंटेलिजेंस है जो किसी भी फोन कॉल को टैप कर सकता है। लेकिन जब खामेनेई के आसपास कोई फोन ही नहीं था, कोई सिग्नल ही नहीं था, तो फिर वो रडार पर कैसे आए? यहीं से शुरू होता है इस सदी का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस सस्पेंस। जब तकनीक हार जाती है तो खुफिया एजेंसियां अपने सबसे पुराने और सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करती हैं, और वो हथियार है इंसान, यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस। खुफिया दुनिया का एक बहुत ही कड़वा नियम है। कोई भी किला बाहर से तब तक नहीं टूटता जब तक अंदर से दरवाजा खोलने वाला कोई मौजूद न हो। 28 फरवरी 2026 की उस अचूक स्ट्राइक की सटीकता देखकर दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैरान रह गए। यह कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं था जहां पूरे इलाके को तबाह कर दिया गया हो। यह एक पिन पॉइंट स्ट्राइक थी। इसका मतलब है कि अमेरिका और इजराइल को सिर्फ यह नहीं पता था कि खामेनेई किस बिल्डिंग में है, बल्कि उन्हें यह भी पता था कि वो उस बिल्डिंग के किस कमरे में हैं, किस कुर्सी पर बैठे हैं और ठीक किस सेकंड पर वो उस कमरे में मौजूद होंगे। बिना किसी अंदरूनी मदद के इतनी सटीक टाइमिंग और इतनी सटीक लोकेशन मिलना असंभव है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि खामेनेई के सबसे करीबी घेरे में, उन लोगों में जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, कोई ऐसा रहस्यमयी शख्स मौजूद था जो पल पल की खबर सीधा CIA और मोसाद के हेडक्वार्टर तक पहुंचा रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यह इंसान आखिर कौन हो सकता है? क्या यह कोई मामूली गार्ड था, कोई रसोइया था, या फिर कोई बहुत बड़ा कमांडर? दोस्तों, एक मामूली गार्ड या किसी छोटे कर्मचारी के पास यह जानकारी कभी नहीं होती कि सुप्रीम लीडर का अगला प्लान क्या है। उनकी मूवमेंट का प्लान बिल्कुल आखिरी मिनट पर तय होता है और इसकी जानकारी सिर्फ 4 या 5 बेहद खास लोगों को होती है। यह रहस्यमयी शख्स कोई ऐसा इंसान है जो सत्ता के एकदम केंद्र में बैठता था, जो मीटिंग्स में शामिल होता था, जिसकी पहुंच खामेनेई के कमरे तक थी। एक ऐसा इंसान जिसे कभी शक की नजर से देखा ही नहीं गया। ईरान की सत्ता को समझने वाले एक्सपर्ट्स और कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अनुसार इस लीक के पीछे मुख्य रूप से 3 तरह के लोगों पर शक की सुई जा रही है। आइए एक एक करके इन किरदारों को डिकोड करते हैं। पहला शक, बिक चुका कमांडर। ईरान की IRGC कोई आम सेना नहीं है।
यह एक ऐसा संगठन है जिसका ईरान की अर्थव्यवस्था, वहां के तेल व्यापार और हर बड़े बिजनेस पर कंट्रोल है। पिछले कुछ सालों में ईरान पर लगे भारी प्रतिबंधों की वजह से वहां के कई कमांडर्स के अंदर पैसे और पावर को लेकर भारी असंतोष पनप रहा था। अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद ऐसे ही असंतुष्ट लोगों को ढूंढने में माहिर हैं। क्या मोसाद ने करोड़ों डॉलर्स और विदेशी बैंकों में सुरक्षित खातों का लालच देकर IRGC के ही किसी टॉप कमांडर को अपना मोहरा बना लिया था? खुफिया दुनिया में हर इंसान की एक कीमत होती है, बस एजेंसी को वो कीमत पहचानी होती है। दूसरा शक, गद्दार राजनेता। क्या यह साजिश खुद ईरान की सरकार के अंदर रची गई? दोस्तों, 86 साल के खामेनेई के बाद ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन बनेगा, इसे लेकर देश के अंदर एक बहुत बड़ी पावर स्ट्रगल चल रही थी। एक तरफ खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई का नाम सबसे आगे था, तो दूसरी तरफ कुछ पुराने और ताकतवर नेता थे जो मोज्तबा को सत्ता में नहीं देखना चाहते थे। क्या इस सत्ता की जंग में किसी ने अपना रास्ता साफ करने के लिए दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया? यह मिडिल ईस्ट के इतिहास में कोई नई बात नहीं है। अक्सर तख्त और ताज हासिल करने के लिए लोग अपने ही आकाओं का साथ छोड़ देते हैं। तीसरा शक, साइलेंट टेक्नोलॉजी और धोखा। अगर वो शख्स इंसान नहीं तो क्या कोई साइलेंट तकनीक थी? दोस्तों, हमने बताया कि वो एक जीरो सिग्नल जोन था, लेकिन मोसाद अपनी अचूक टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। क्या किसी बेहद करीबी इंसान, शायद किसी डॉक्टर या स्टाफ ने अनजाने में या जानबूझकर कोई ऐसा माइक्रोचिप या लेजर डिजाइनर खामेनेई के कमरे में रख दिया था जो सैटेलाइट सिग्नल नहीं बल्कि कोई दूसरी रेडियो फ्रीक्वेंसी छोड़ता हो? एक ऐसी चिप जो किसी पेन, किसी अंगूठी या चश्मे में फिट की गई हो। अगर ऐसा है तो उस चिप को वहां तक पहुंचाने वाला वो कुरियर कौन था? अगर आपको लग रहा है कि ईरान के अंदर इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देना रातों रात हुआ होगा तो आप गलत हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के अंदर अपना जो नेटवर्क बिछाया है उसे फैंटम नेटवर्क कहा जाता है, यानी एक ऐसा साया जो है तो हर जगह लेकिन दिखाई कहीं नहीं देता। जरा पीछे मुड़कर देखिए। क्या आपको याद है कि कैसे ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादेह को एक रिमोट कंट्रोल्ड मशीन गन के जरिए निशाना बनाया गया था? क्या आपको याद है कि 2024 में एक बहुत बड़े विदेशी सहयोगी नेता का तेहरान के उसी हाई सिक्योरिटी गेस्ट हाउस में अंत हो गया था जहां वो ईरान के मेहमान बनकर रुके थे? इन सभी घटनाओं ने एक बात पूरी तरह से साबित कर दी थी कि मोसाद की पहुंच ईरान के राष्ट्रपति भवन और IRGC के हेडक्वार्टर के अंदर तक है। सालों से मोसाद ने ईरान के सिस्टम के अंदर अपने स्लीपर सेल्स तैयार किए हैं। ये वो लोग हैं जो दिन में ईरान के झंडे को सलामी देते हैं, लेकिन रात में एनक्रिप्टेड सिस्टम के जरिए मोसाद को जानकारी भेजते हैं। 28 फरवरी 2026 के इस ऑपरेशन में उसी सबसे बड़े स्लीपर सेल को एक्टिवेट किया गया था। इस रहस्यमयी शख्स ने कई महीनों तक खामेनेई की रूटीन, उनकी सुरक्षा के पैटर्न और उनके बंकरों के नक्शे का गहराई से अध्ययन किया होगा, और जब बिल्कुल सही वक्त आया तो उसने वो ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब सबसे बड़ा सस्पेंस, अगर वहां कोई इंटरनेट या मोबाइल नहीं था तो उस गद्दार ने बाहर बैठी CIA और मोसाद की टीम को वो आखिरी गो सिग्नल कैसे दिया? खुफिया एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके लिए मैन्युअल सिग्नलिंग या बर्स्ट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया गया होगा। बर्स्ट ट्रांसमिशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक डिवाइस से सिर्फ मिलीसेकंड के लिए एक छोटा सा सिग्नल आसमान की तरफ छोड़ा जाता है। यह सिग्नल इतना छोटा होता है कि वहां लगे रडार और जैमर इसे पकड़ ही नहीं पाते। या फिर हो सकता है कि उस इनसाइडर ने कोई फिजिकल निशानी छोड़ी हो, जैसे कि बंकर के बाहर किसी खास खिड़की का पर्दा हटा देना, या सिक्योरिटी कैमरे को एक खास एंगल पर मोड़ देना, या फिर किसी खास रंग की गाड़ी को एक तय जगह पर पार्क कर देना। अमेरिका के ड्रोन आसमान में 50,000 फीट की ऊंचाई से इन सिग्नल्स पर नजर रखे हुए थे, और जैसे ही उस रहस्यमयी शख्स ने वो इशारा किया, आसमान से वो अचूक स्ट्राइक हुई जिसने इतिहास बदल दिया। इस घटना के बाद आज ईरान की राजधानी तेहरान का माहौल कैसा है? दोस्तों, इस वक्त ईरान के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अमेरिका या इजराइल से ज्यादा ईरान इस वक्त खुद से डरा हुआ है। IRGC के बड़े बड़े कमांडर्स और नेता एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जो इंसान मेरे बगल वाली कुर्सी पर बैठा है, कहीं वही तो वो रहस्यमयी शख्स नहीं है? कहीं अगला निशाना मैं तो नहीं हूं? इस अविश्वास और डर ने ईरान के पूरे सुरक्षा ढांचे को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि ईरान की इंटेलिजेंस विंग ने अपने ही सैकड़ों कमांडर्स, गार्ड्स और स्टाफ मेंबर्स को अंडरग्राउंड इंटेरोगेशन के लिए हिरासत में ले लिया है। एक विच हंट शुरू हो चुका है। हर उस शख्स की जांच हो रही है जो 28 फरवरी के दिन खामेनेई के आसपास था। हर उस इंसान के फोन कॉल्स, बैंक अकाउंट्स और पुरानी हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है। लेकिन मोसाद और CIA का काम करने का तरीका इतना साफ होता है कि वो अपने मोहरे को कभी पीछे सबूत नहीं छोड़ने देते। हो सकता है कि वो रहस्यमयी शख्स उस स्ट्राइक से कुछ मिनट पहले ही उस इलाके से निकल गया हो, या फिर एक बहुत ही डरावनी संभावना यह भी है कि वो रहस्यमयी शख्स भी
उसी स्ट्राइक की चपेट में आ गया हो। खुफिया एजेंसियां अक्सर अपने राज को हमेशा के लिए दफन करने के लिए अपने ही जासूसों को भी कुर्बान कर देती है। अगर ऐसा हुआ है तो दुनिया को कभी पता नहीं चलेगा कि उस दिन असली गद्दार कौन था। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक पहलू यह है कि यह रहस्यमयी शख्स सिर्फ एक मुखबिर नहीं था, बल्कि उसने ईरान के पूरे सिस्टम में पैराजिटिक पैरानोइया यानी एक ऐसा मानसिक खौफ पैदा कर दिया है जो किसी भी मिसाइल से ज्यादा विनाशकारी है। इसे इंटेलिजेंस की भाषा में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं। आज ईरान की लीडरशिप पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो चुकी है। मजलिस-ए-खुबरेगान, वो 88 लोगों की ताकतवर कमिटी जिसे ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुनना है, आज वो एक जगह इकट्ठा होकर मीटिंग करने से भी खौफ खा रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर वो सब एक बंकर में मिले और उसी रहस्यमयी गद्दार ने उनकी लोकेशन फिर से लीक कर दी तो अमेरिका एक ही झटके में ईरान की पूरी लीडरशिप को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अब ईरान के टॉप जनरल्स और मंत्री हर रात अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। उन्होंने डिजिटल कम्युनिकेशन को पूरी तरह से त्याग दिया है और 80 के दशक की तरह सिर्फ पर्चियों और मानव दूतों के जरिए संदेश भेज रहे हैं। लेकिन विडंबना देखिए, जिस दूत के हाथ में वो अपनी जान की कीमत का संदेश सौंप रहे हैं, उन्हें उस पर भी भरोसा नहीं है। अब जरा सोचिए उन क्षेत्रीय गुटों और सहयोगियों के बारे में जो तेहरान के इशारों पर चलते थे, चाहे वो लेबनान के पहाड़ों में बैठे संगठन हों, यमन के रेगिस्तान के विद्रोही हों या इराक सीरिया में फैले अन्य विदेशी लड़ाके। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती हैं कि 28 फरवरी के बाद से तेहरान से इन गुटों को मिलने वाली फंडिंग और एनक्रिप्टेड कमांड्स लगभग रुक गए हैं। ये लद्दाखे रातों रात अनाथ हो गए हैं, क्योंकि तेहरान में बैठा कोई भी कमांडर अब अपना वायरलेस सेट ऑन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। उसे डर है कि सिग्नल ऑन करते ही आसमान से अगली मौत उसी के सिर पर गिरेगी। ईरान का यह पूरा सहयोगी नेटवर्क, जो कल तक एक लोहे की जंजीर था, आज बिना नेतृत्व के एक बिखरा हुआ धागा बन चुका है। दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट्स का मानना है कि घायल और डरा हुआ शेर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जब ईरान को लग रहा है कि उसकी कन्वेंशनल ताकत और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं, तो क्या अब वो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यूक्लियर बम का आखिरी रास्ता अपनाएगा? क्या अपने दुश्मनों को दूर रखने के लिए ईरान अब दुनिया के सामने अपना पहला परमाणु परीक्षण करेगा? अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की शांति के लिए एक टिकिंग टाइम बम साबित होगा। सिर्फ सैन्य मोर्चा ही नहीं, बल्कि इस खुफिया चूक ने ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी तोड़ दी है। ईरान की करेंसी रियाल इस खबर के बाहर आते ही इंटरनेशनल मार्केट में औंधे मुंह गिर चुकी है। जो आम जनता पिछले कई सालों से आर्थिक तंगी के कारण सरकार से नाराज थी, क्या वो अब इस लीडरशिप क्राइसिस का फायदा उठाकर सड़कों पर पूर्ण विद्रोह कर देगी? खुफिया जानकार मानते हैं कि इस पिन पॉइंट स्ट्राइक का असली मकसद सिर्फ एक व्यक्ति को खत्म करना नहीं था, बल्कि ईरान की आवाम को यह संदेश देना था कि तुम्हारी सरकार, जो तुम्हें सुरक्षा का दावा करती है, वो खुद अपने सबसे बड़े नेता को नहीं बचा सकी। आज दुनिया के हर बड़े देश की खुफिया एजेंसी हैं, सब अपनी अपनी रणनीतियों और गुप्त अभियानों के लिए जानी जाती हैं। वो ईरान के इस इंटेलिजेंस फेलियर की केस स्टडी कर रही हैं। यह घटना एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बन गई है कि कैसे 21वीं सदी के युद्ध अब सीमाओं पर नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग के भीतर और गद्दारों के जरिए लड़े जा रहे हैं। दोस्तों, 28 फरवरी 2026 की उस सुबह ने सिर्फ एक इंसान के सफर को समाप्त नहीं किया, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को एक नए और खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अली खामेनेई वो धुरी थे जिससे मिडिल ईस्ट का यह पूरा प्रॉक्सी नेटवर्क जुड़ा हुआ था। लेबनान, यमन, इराक और सीरिया में फैले इन सभी संगठनों का नेटवर्क, ये सब कुछ तेहरान से कंट्रोल होता था। ईरान अब दो मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। एक तरफ सीमा के बाहर अमेरिका और इजराइल जैसे सुपर पावर्स हैं, और दूसरी तरफ देश के अंदर छुपे हुए वो अदृश्य दुश्मन हैं जो कब, कहां से और कैसे जानकारी लीक कर देंगे, किसी को नहीं पता। अब अगला सुप्रीम लीडर जो भी बनेगा, उसे सबसे पहले अपने ही घर की सफाई करनी होगी और उस रहस्यमयी शख्स को ढूंढना होगा जिसने इस अभेद्य किले को अंदर से तोड़ दिया। तो दोस्तों, इस पूरी मास्टरमाइंड खुफिया साजिश को डिकोड करने के बाद आपको क्या लगता है? क्या वो रहस्यमयी शख्स ईरान का ही कोई बहुत बड़ा और बिका हुआ राजनेता था? क्या यह सत्ता हासिल करने की कोई अंदरूनी साजिश थी, या फिर मोसाद की टेक्नोलॉजी ने बिना किसी इंसान की मदद के ही इस असंभव मिशन को अंजाम दे दिया? इस पूरे ग्लोबल ऑपरेशन पर आपकी जो भी बेबाक राय हो, अपना दिमाग लगाइए और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी थ्योरी जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहम हैं। अगर आपको मिडिल ईस्ट और ग्लोबल पॉलिटिक्स की यह एक 100% डीप रिसर्च वाली सस्पेंसफुल और इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। इसे अपने उन सभी दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें इंटरनेशनल अफेयर्स और जासूसी दुनिया की कहानियों में दिलचस्पी है।
दुनिया भर की ऐसी ही उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने, बेबाक खबरों का डिकोड वर्जन देखने और बिना किसी मिर्च मसाले वाली डीप इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही उस बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले सीधे आप तक पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।